नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सेट प्रैक्टिस। दोस्तों आज हम बात करेंगे एडुटेरिया के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के बारे में। ठीक है दोस्तों, 7 सेटों को हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम 8 नंबर के सेट को करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर केवल और केवल आपको सेट प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ही इस चैनल पर हम कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से जुड़ जाइए और मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और जो कुछ भी त्रुटि हो रहा होगा उसको आप कमेंट में लिख कर छोड़ दीजिएगा, ताकि मैं सुधार कर सकूं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अब हम डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। देखिए दोस्तों, ये एडुटेरिया का बिहार दरोगा है वैल्यूम 1, जिसमें आपको 15 मॉडल टेस्ट सीरीज है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको तीन तीन प्रीवियस ईयर से प्रश्न पेपर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर। देखिए दोस्तों, अब चले दोस्तों, हम देखिए दोस्तों, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक्स हो गए, जितने भी टॉपिक से प्रश्नों को इसमें लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। अब हम बारी बारी से एक एक करके प्रश्नों को देखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करेंगे और सभी प्रश्नों को हम देखेंगे। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी अनुच्छेद 263। तो दोस्तों 1 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 267 भारतीय संविधान का वैसा अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा अनुच्छेद दोस्तों? तो अनुच्छेद 267। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर, निम्न में से किस आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? ऑप्शन ए पुंछी आयोग, ऑप्शन बी राजमन्नार आयोग, ऑप्शन सी कोठारी आयोग, ऑप्शन डी सरकारिया आयोग। तो दोस्तों दूसरे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सरकारिया आयोग के सिफारिश पर ही भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 66वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 63वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी 64वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो मतदान की आयु 21 वर्ष थी उसको घटाकर 18 वर्ष किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा शब्द होगा जो भारतीय प्रस्तावना में, जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो आइए दोस्तों देखते हैं। ऑप्शन ए अखंडता, ऑप्शन बी लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन डी संघीय। तो दोस्तों 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संघीय वो शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। कौन सा शब्द दोस्तों? तो संघीय। अब हम चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, ऑप्शन बी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन सी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान, ऑप्शन डी आम चुनाव में मतदान। तो दोस्तों 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आम चुनाव में मतदान भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। लोक लेखा समिति समीक्षा करती है? ऑप्शन ए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, ऑप्शन बी भारत के संचित निधि की, ऑप्शन सी भारत के लोक लेखा की, ऑप्शन डी भारत की आकस्मिकता निधि की।
तो दोस्तों छठे नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। ठीक है दोस्तों, यानी कि लोक लेखा समिति समीक्षा क्या करती है दोस्तों, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए तथ्यों पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, ये कथन दिया हुआ है और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो आइए दोस्तों, कथन 1, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। कथन 2, भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामा देवी थी। तो दोस्तों इनमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 सही है, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत है। तो दोस्तों 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी.एस. रामा देवी थी। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब हम चलते हैं 8 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी तमिलनाडु में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी तेलंगाना में। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा राज्य होगा जिनमें विधान परिषद नहीं है। तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर, तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। अब हम चलते हैं 9 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन ए राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी सूर्य सेन, ऑप्शन डी जतेंद्रनाथ मुखर्जी। तो दोस्तों इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी बार्थोलोमियो डियाज, ऑप्शन डी फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो दोस्तों 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अल्बुकर्क। ठीक है दोस्तों, अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलते 11 नंबर प्रश्न की ओर। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन ए डफरिन के समय, ऑप्शन बी डलहौजी के समय, ऑप्शन सी लीटन के समय, ऑप्शन डी कर्जन के समय। तो दोस्तों 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डफरिन के समय में ही ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। 1857 के इलाहाबाद विद्रोह का नेता निम्न में से कौन थे। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी मौलवी लियाकत अली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1857 के इलाहाबाद विद्रोह के नेता इनमें से जो थे वो थे मौलवी लियाकत अली। ठीक है दोस्तों, कौन थे, मौलवी लियाकत अली, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। ऑप्शन ए राजकोट सत्याग्रह, ऑप्शन बी खेड़ा आंदोलन, ऑप्शन सी वाईकोम सत्याग्रह, ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वाईकोम सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए अग्नि को, ऑप्शन बी इंद्र को, ऑप्शन सी रुद्र को, ऑप्शन डी विष्णु को।
तो दोस्तों सर्वाधिक सूक्त जो है वो किस देवता को समर्पित है दोस्तों? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंद्र को। भगवान इंद्र को ऋग्वैदिक सूक्त सर्वाधिक समर्पित है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर। प्राचीन काल में तीर्थंकर शब्द संबंधित है ऑप्शन ए बौद्ध से, ऑप्शन बी जैन से, ऑप्शन सी ईसाई से, ऑप्शन डी हिंदू से। तो दोस्तों प्राचीन काल में तीर्थंकर जो शब्द है वो किन से संबंधित है? तो 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जैन से। ठीक है दोस्तों, जैन धर्म से तीर्थंकर शब्द संबंधित है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 16 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन से विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए अश्वघोष, ऑप्शन बी चरक, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी पतंजलि। तो दोस्तों 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पतंजलि। ठीक है दोस्तों, यानी पतंजलि वैसे विद्वान थे जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ऑप्शन ए कदम, ऑप्शन बी चेर, ऑप्शन सी चोल, ऑप्शन डी पांड्य। तो दोस्तों इनमें से वो कौन से राजवंश है जिनका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कदम राजवंश। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 18 नंबर प्रश्न की ओर। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी भीमा द्वितीय, ऑप्शन सी जयचंद, ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय। तो दोस्तों इनमें से वो कौन से शासक थे जो मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किए थे? तो दोस्तों 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भीमा द्वितीय। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 19 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि कुतुब मीनार के निर्माण में वो कौन से शासक था जो योगदान नहीं दिया था? तो 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गियासुद्दीन तुगलक। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 20 नंबर प्रश्न की ओर। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने कबूलियत एवं पट्टा की व्यवस्था प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए जहांगीर, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी अकबर। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा शासक था जो तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था? तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अकबर ने। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 22 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वियना, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी जेनेवा। तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जेनेवा में। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा 7 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है दोस्तों, 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको टोटल 194 देश सदस्य हैं। कितने दोस्तों? 194। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 23 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के स्टैचू ऑफ यूनिटी
किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों भारत का जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो किस राज्य में स्थित है? तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गुजरात में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 24 नंबर प्रश्न की ओर। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ऑप्शन ए अनीता देसाई, ऑप्शन बी गीतांजलि श्री, ऑप्शन सी अरुंधति रॉय, ऑप्शन डी किरण देसाई। तो दोस्तों 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा अरुंधति रॉय यानी सी। ठीक है दोस्तों, जो कि बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। ठीक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? अरुंधति रॉय। अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किन यानी किस दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 अप्रैल, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 17 जून, ऑप्शन डी 22 मई। तो दोस्तों विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? तो 17 जून को। ठीक है दोस्तों, यानी 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1966, ऑप्शन बी 1967, ऑप्शन सी 1955, ऑप्शन डी 1957। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1957 को। ठीक है दोस्तों, कब की गई थी? 1957 को। अब हम चलते हैं 27 नंबर प्रश्न की ओर। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों, वारली लोक चित्रकारी महाराष्ट्र राज्य की लोक कला का एक रूप है। अब हम चलते हैं 28 नंबर प्रश्न की ओर। भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नाम क्या था? ऑप्शन ए ऑपरेशन शक्ति, ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन सी लॉफिंग बुद्धा, ऑप्शन डी ऑपरेशन विजय। तो दोस्तों भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या था दोस्तों? तो 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है दोस्तों, क्या था दोस्तों? स्माइलिंग बुद्धा। अब हम चलते हैं 29 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा राज्य होगा जो दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है? तो 29 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य। ठीक है दोस्तों, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र का भाग नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न की ओर। भारत में पहली बार वन महोत्सव कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954, ऑप्शन डी 1988। तो दोस्तों 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1950। ठीक है दोस्तों, 1950 को ही भारत में पहली बार वन महोत्सव मनाया गया था। अब हम चलते हैं 31 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? ऑप्शन ए कन्नी, ऑप्शन बी लाल सिंधी, ऑप्शन सी चिप्पी पराई, ऑप्शन डी कोम्बाई। तो इनमें से वो कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है दोस्तों? तो 31 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल सिंधी। ठीक है दोस्तों, यानी सही उत्तर होगा लाल सिंधी, ऑप्शन बी। अब हम चलते हैं 32 नंबर प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी में, ऑप्शन सी लक्षद्वीप में, ऑप्शन डी निकोबार द्वीप समूह में।
तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कि वो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार है इनमें से वो कौन सा है। तो दोस्तों 32 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। ठीक है दोस्तों, कच्छ की खाड़ी में ही भारत का प्रथम राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है। अब हम चलते हैं 33 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले जेरेमी लालरिननुंगा का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन ए कुश्ती से, ऑप्शन बी मुक्केबाजी से, ऑप्शन सी भारोत्तोलन से, ऑप्शन डी बैडमिंटन से। तो दोस्तों 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारोत्तोलन से। ठीक है दोस्तों, जो कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली जेरेमी लालरिन नूंगा लालरिन नूंगा ठीक है दोस्तों, इनका संबंध किस खेल से है, भारोत्तोलन से। अब हम चलते हैं 34 नंबर प्रश्न की ओर। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नडाल, ऑप्शन सी डैनियल कॉलिंस, ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। तो दोस्तों 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज। ठीक है दोस्तों, यानी डी आपका सही उत्तर होगा, जो कि यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब हम चलते हैं 35 नंबर प्रश्न की ओर। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार इंदौर को लगातार छठे वर्ष सबसे स्वच्छ घोषित किया गया। दूसरे तथा तीसरे स्थान पर किस शहर को स्वच्छ घोषित किया गया है। ऑप्शन ए सूरत, नवी मुंबई, ऑप्शन बी नवी मुंबई सूरत, ऑप्शन सी सूरत भुवनेश्वर, ऑप्शन डी नवी मुंबई भुवनेश्वर। तो दोस्तों 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूरत एवं नवी मुंबई। ठीक है दोस्तों, दूसरे स्थान पर सूरत आपका हो गया और तीसरे पर नवी मुंबई को घोषित किया गया है और पहले स्थान पर इंदौर। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। इंटरपोल महासभा की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन ए पेरिस में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी मुंबई। तो दोस्तों जो इंटरपोल महासभा 2022 का बैठक किया गया है वो कहाँ पर दोस्तों, तो ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों, नई दिल्ली में। अब हम चलते हैं 37 नंबर प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से पूर्वी जोन के किस जिले को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण बिहार, ऑप्शन बी तेजपुर असम, ऑप्शन सी नामसाई अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 37 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण बिहार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो कि पूर्वी जोन में आता है। अब हम चलते हैं 38 नंबर प्रश्न की ओर। चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है। ऑप्शन ए स्वीडन से, ऑप्शन बी नॉर्वे से, ऑप्शन सी फिनलैंड से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से है। तो दोस्तों 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए स्वीडन से। ठीक है दोस्तों, यानी ये आपका सही उत्तर होगा, यानी चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित स्वांतो पावो का संबंध किस देश से है दोस्तों, तो स्वीडन से। अब हम चलते हैं 39 नंबर प्रश्न की ओर। उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत तथा किन देश के मध्य आयोजित किया गया। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी ओमान, ऑप्शन सी मलेशिया, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मलेशिया और भारत के बीच उदार शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अब हम चलते हैं 40 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 42, ऑप्शन डी 43। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान है वो है दोस्तों तो
40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 43 रैंक। ठीक है दोस्तों, 43 रैंक है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 41 नंबर प्रश्न की ओर। लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए विश्व पर्यटन दिवस, ऑप्शन बी विश्व रक्तदान दिवस, ऑप्शन सी विश्व वन दिवस, ऑप्शन डी विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों 41 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी विश्व खाद्य दिवस लीव नो वन बिहाइंड विषय के साथ 2022 में मनाया गया था। अब हम चलते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। सालवुग वेटलैंड रिजर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी लद्दाख में, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो दोस्तों 42 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर में सालवुग वेटलैंड रिजर्व स्थित है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 43 नंबर प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य कब प्राप्त किया? ऑप्शन ए 12 जून 2022 को, ऑप्शन बी 17 जुलाई 2022 को, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2022 को, ऑप्शन डी 20 सितंबर 2022 को। तो दोस्तों 43 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 17 जुलाई 2022 को। ठीक है दोस्तों, यानी सही उत्तर 17 जुलाई 2022 को भारत सरकार ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य प्राप्त किया। अब हम चलते हैं 44 नंबर प्रश्न की ओर। वित्तीय वर्ष 2022 से 23 में कितने रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों 44 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 8। टोटल 8 रोपवे परियोजनाओं की शुरुआत करने की घोषणा की गई है वित्तीय वर्ष 2022 से 23 तक। अब हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न की ओर। तमिलनाडु सरकार ने किसके जन्म दिवस को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए ई रामास्वामी, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम भारती, ऑप्शन डी सुश्री जयललिता। तो दोस्तों 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है दोस्तों, जो कि इनके जन्म दिवस के अवसर पर समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है तमिलनाडु सरकार ने। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। 23वां एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्ष 2023 में किस देश के द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इटली। तो दोस्तों 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत के द्वारा। ठीक है दोस्तों, जो कि अब हो चुका है। अब हम चलते हैं 47 नंबर प्रश्न की ओर। युवा 2.0 योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ऑप्शन डी बाल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय के द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई थी। अब हम चलते हैं 48 नंबर प्रश्न की ओर। द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए संजय बारू, ऑप्शन बी शशि थरूर, ऑप्शन सी बिमल जलान, ऑप्शन डी दीपक सेन। तो दोस्तों द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विमल जलान। ठीक है दोस्तों, विमल जलान द इंडिया स्टोरी पुस्तक के लेखक हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 49 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की खारे पानी से जलने वाली लालटेन का शुभारंभ किया गया
इसका नाम क्या है? ऑप्शन ए ज्वाला, ऑप्शन बी उजाला, ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी रोशनी। तो दोस्तों भारत की खारे पानी से जलने वाली ललटेन का शुभारंभ किया गया है, इसका नाम क्या है दोस्तों? तो 49 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रोशनी। ठीक है दोस्तों, क्या है? रोशनी। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 50 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है? ऑप्शन ए बक्साइट, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी क्रोमाइट, ऑप्शन डी कोयला। तो दोस्तों 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोयला का। ठीक है दोस्तों, कोयला का उत्पादन में उड़ीसा का स्थान प्रथम नहीं है। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 51 नंबर प्रश्न की ओर। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 2.48%, ऑप्शन बी 2.84%, ऑप्शन सी 2.91%, ऑप्शन डी 2.19%। तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 2.91%। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का वृक्षावरण प्रतिशत है। ठीक है दोस्तों, कितना है? 2.91%। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 52 नंबर प्रश्न की ओर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए राजा शिव शर्मा, ऑप्शन बी विनोद वर्मा, ऑप्शन सी मनमोहन पंडित, ऑप्शन डी विरल देसाई। तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में किसे चुना गया है? तो 52 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विनोद वर्मा को। ठीक है दोस्तों, किनको? विनोद वर्मा को। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 51.91%, ऑप्शन सी 54.5%, ऑप्शन डी 56%। तो दोस्तों हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी का प्रतिशत क्या है? तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 51.91%। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 54 नंबर प्रश्न की ओर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन सा देश है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो दोस्तों आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता है वो है इंग्लैंड। ठीक है दोस्तों, कौन सा देश दोस्तों? इंग्लैंड। इसलिए आपका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, दोस्तों ये 2022 का टी20 वर्ल्ड कप जो मेजबान किया था वो था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, और उप विजेता इसमें बना था पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, और इंग्लैंड इसमें विजेता बना था। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 55 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए वोल्कर टर्क, ऑप्शन बी साइमन स्टील, ऑप्शन सी झांग मिंग, ऑप्शन डी कैथरीन रसेल। तो दोस्तों 55 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी साइमन स्टील को। ठीक है दोस्तों, जो कि संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख के रूप में चुना गया है। ठीक है दोस्तों, यानी साइमन स्टील को। अब हम चलते हैं 56 नंबर प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 दिसंबर को, ऑप्शन बी 13 नवंबर को, ऑप्शन सी 5 मई, ऑप्शन डी 7 जुलाई। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इनमें से कब मनाया जाता है? तो 56 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 11 दिसंबर को। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अब हम चलते हैं 57 नंबर प्रश्न की ओर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए सीमा पुनिया, ऑप्शन बी लक्ष्य सेन, ऑप्शन सी शरत कमल अचंता, ऑप्शन डी अमित पंघाल।
तो दोस्तों 57 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शरत कमल अचंता। ठीक है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो शरत कमल अचंता जी को। ठीक है दोस्तों, यानी आपका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 58 नंबर प्रश्न की ओर। पिंडार निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी अलकनंदा, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी मेघना। तो दोस्तों इनमें से जो पिंडार है वो किसकी सहायक नदी है? तो 58 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अलकनंदा की। ठीक है दोस्तों, यानी बी आपका सही उत्तर होगा। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 59 नंबर प्रश्न की ओर। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1953, ऑप्शन डी 1976। तो दोस्तों केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1953 को। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1953 को। अब हम चलते हैं 60 नंबर प्रश्न की ओर। प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनी नालको की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी जर्मनी। तो दोस्तों प्रमुख एल्यूमीनियम कंपनी नालको की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो 60 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फ्रांस देश के साथ। ठीक है दोस्तों, इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलकर नालको की स्थापना की थी। अब हम चलते हैं 61 नंबर प्रश्न की ओर। भारत की जलीय या समुद्री सीमा के साथ कितने देश जुड़े हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 9। तो दोस्तों 61 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, टोटल 7। ठीक है दोस्तों, टोटल 7 देश हैं जो भारत के जलीय या समुद्री सीमा के साथ जुड़े हुए हैं। टोटल 7 देश। अब हम चलते हैं 62 नंबर प्रश्न की ओर। ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है? ऑप्शन ए हिंद महासागर में, ऑप्शन बी कैरेबियन सागर में, ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर में। तो दोस्तों ग्रीनलैंड द्वीप इनमें से किस महासागर में स्थित है या फिर सागर में? तो 62 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी आर्कटिक महासागर में। ठीक है दोस्तों, आर्कटिक महासागर में ग्रीनलैंड द्वीप स्थित है। अब हम चलते हैं 63 नंबर प्रश्न की ओर। शिमला, मंसूरी, मनाली आदि किस हिमालय का भाग है? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी हिमाद्री, ऑप्शन सी लघु हिमालय, ऑप्शन डी शिवालिक। तो दोस्तों 63 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लघु हिमालय का। ठीक है दोस्तों, शिमला, मंसूरी, मनाली किस हिमालय का भाग है दोस्तों? तो लघु हिमालय की। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 64 नंबर प्रश्न की ओर। भारत तथा म्यांमार को कौन सा दर्रा जोड़ता है? ऑप्शन ए तुजू दर्रा, ऑप्शन बी दिब्रू दर्रा, ऑप्शन सी यंगयाप दर्रा, ऑप्शन डी बोमडिला दर्रा। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा दर्रा है जो भारत तथा म्यांमार को जोड़ता है? तो 64 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तुजू दर्रा। ठीक है दोस्तों, कौन सा दर्रा? तुजू दर्रा। अब हम चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। रक्का पोसी पर्वत कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी नेपाल में। तो दोस्तों रक्का पोसी पर्वत है जो कि कहाँ स्थित है? तो 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान में। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 66 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अपर्तनांक का मात्रक है? ऑप्शन ए प्रति मीटर, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों 66 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, जो कि दोस्तों अपर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 67 नंबर प्रश्न की ओर। वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन सी विभवांतर, ऑप्शन डी वायु प्रतिरोध है। तो दोस्तों 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विभवांतर। ठीक है दोस्तों, वोल्ट मीटर का उपयोग किसके मापन में किया जाता है? तो विभवांतर के मापन में। अब हम चलते हैं 68 नंबर प्रश्न की ओर। किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और उसके स्थान, ऑप्शन डी द्रव्यमान वेग और त्वरण। तो दोस्तों किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो 68 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, द्रव्यमान और वेग पर। ठीक है दोस्तों, यानी काइनेटिक एनर्जी जो निर्भर करती है वो है द्रव्यमान और वेग। अब हम चलते हैं 69 नंबर प्रश्न की ओर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नियम से जाना जाता है? ऑप्शन ए संवेग का नियम, ऑप्शन बी गति का नियम, ऑप्शन सी विस्थापन का नियम, ऑप्शन डी जड़त्व का नियम। तो दोस्तों 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व के नियम से। ठीक है दोस्तों, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम लोग जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 70 नंबर प्रश्न की ओर। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन ए पृथ्वी के द्रव्यमान पर, ऑप्शन बी गुरुत्वीय स्थिरांक पर, ऑप्शन सी पृथ्वी की त्रिज्या पर, ऑप्शन डी वस्तु के द्रव्यमान पर। तो दोस्तों 70 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वस्तु के द्रव्यमान पर गुरुत्वीय त्वरण यानी छोटा जी का मान निर्भर नहीं करता है। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 71 नंबर प्रश्न की ओर। यदि एक तरंग यानी वेव की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी एक समान बनी रहती है, ऑप्शन डी दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों 71 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी घटती है। यानी कि यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है दोस्तों? वो घटती है। अब हम चलते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। किसी दर्पण की वक्रता की फोकस दूरी तथा त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? ऑप्शन ए आर बराबर एफ बाई टू, ऑप्शन बी आर बराबर 2f, ऑप्शन सी आर बराबर एफ, ऑप्शन डी आर बराबर एफ बाई 3। तो दोस्तों 72 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर बराबर 2f। ठीक है दोस्तों, यानी आर बराबर 2f। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं 73 नंबर प्रश्न की ओर। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रसार, ऑप्शन बी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी परावर्तन। तो दोस्तों किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अपवर्तन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं हम? अपवर्तन उसे। अब हम चलते हैं 74 नंबर प्रश्न की ओर। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए चालकता, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन सी काउंटर क्रियाशीलता विद्युत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है इनमें से? तो 74 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चालकता। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको हम? चालकता। अब हम चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए बर्जिलियस, ऑप्शन बी थॉमसन,
ऑप्शन सी डाल्टन, ऑप्शन डी लेवोजियर। तो दोस्तों 75 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बर्जेलियस ने। ठीक है दोस्तों, बर्जेलियस ने यह सुझाव दिया था कि तत्व के प्रतीक को तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं 76 नंबर प्रश्न की ओर। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एवोगाड्रो संख्या, ऑप्शन बी परमाणु संख्या, ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या, ऑप्शन डी गॉस संख्या। तो दोस्तों 76 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। अब हम चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों ग्रेफाइट परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 77 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी टोटल 4। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 78 नंबर प्रश्न की ओर। विसरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आइए दोस्तों कथन को हम लोग देखते हैं और उनमें से जानेंगे कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। कथन देखिए दोस्तों ये है। कथन ए गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। कथन बी विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। कथन सी गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। कथन डी विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो दोस्तों 78 नंबर प्रश्न का जो कथन गलत होगा वो होगा कथन ए। ठीक है दोस्तों, गैसों के विसरण के दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, जो कि गलत कथन है। हम चलते हैं 79 नंबर प्रश्न की ओर। क्षार के गुणों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ऑप्शन बी क्षार में कड़वा स्वाद होता है। ऑप्शन सी क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं। ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों 79 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं, यानी क्षार लाल लिटमस को नीला में बदल देते हैं, क्षार में कड़वा स्वाद होता है, क्षार विलयन में बिजली संचालित करते हैं, इसलिए आपका सही ऑप्शन होगा डी। अब हम चलते हैं 80 नंबर प्रश्न की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु कौन सी है? ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नियॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 80 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के बाईं ओर स्थित एकमात्र गैस अधातु है हाइड्रोजन। अब हम चलते हैं 81 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए फिटकरी, ऑप्शन बी ब्लीचिंग पाउडर, ऑप्शन सी बेकिंग सोडा, ऑप्शन डी धोवन सोडा। तो दोस्तों 81 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धोवन सोडा का। ठीक है दोस्तों, धोवन सोडा को उपयोग जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसका? धोवन सोडा का। अब हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसे पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन ए कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन बी कैल्शियम फास्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ऑप्शन डी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोस्तों 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब हम पानी में घोलते हैं तो वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए 82 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अब हम चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है? ऑप्शन ए
निकेल और लोहा, ऑप्शन बी तांबा और निकेल, ऑप्शन सी तांबा और चांदी, ऑप्शन डी एल्युमिनियम और तांबा। तो दोस्तों 83 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निकेल और लोहा। ठीक है दोस्तों, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निकेल और लोहा को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 84 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी, ऑप्शन बी साइनोलॉजी, ऑप्शन सी एपिकोलॉजी, ऑप्शन डी आर्कियोलॉजी। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा अध्ययन होगा जो मकड़ियों का अध्ययन से संबंधित है? तो 84 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्कनोलॉजी। ठीक है दोस्तों, आर्कनोलॉजी में ही मकड़ियों का अध्ययन किया जाता है। अब हम चलते हैं 85 नंबर प्रश्न की ओर। पेशी ऊतक कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों पेशी ऊतक जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? तो 85 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टोटल 3। ठीक है दोस्तों, यानी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन दोस्तों? रेखित पेशी ऊतक, और दूसरा हो गया अरेखित पेशी ऊतक, और तीसरा हृदय पेशी ऊतक। अब हम चलते हैं 86 नंबर प्रश्न की ओर। एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रजाति विविधता, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी आनुवंशिक विविधता। तो दोस्तों 86 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आनुवंशिक विविधता। ठीक है दोस्तों, जो कि एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को हम लोग बोलते हैं आनुवंशिक विविधता। अब हम चलते हैं 87 नंबर प्रश्न की ओर। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी एनेलिडा, ऑप्शन डी निमेटोडा। तो दोस्तों 87 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर्थ्रोपोडा। ठीक है दोस्तों, जो कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। कौन सा दोस्तों? आर्थ्रोपोडा। अब हम चलते हैं 88 नंबर प्रश्न की ओर। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों 88 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। अब हम चलते हैं 89 नंबर प्रश्न की ओर। सेब के फल में लाली का क्या कारण है? ऑप्शन ए लाइकोपीन, ऑप्शन बी कैरिकाइजेंथिन, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी जेंथोफिल। तो दोस्तों जो सेब के फल हैं वो लाली के कारण है, ऑप्शन सी एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है दोस्तों, यानी सी आपका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं 90 नंबर प्रश्न की ओर। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी पुष्प, ऑप्शन डी तना। तो दोस्तों जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग इनमें से क्या है? तो 90 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पुष्प। ठीक है दोस्तों, पुष्प। अब हम चलते हैं 91 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, इसमें सूची दिया गया है और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न है। 1, सबसे छोटा बीज शैवाल। सबसे 2, सबसे छोटा गुणसूत्र वुल्फिया। 3, सबसे छोटा पुष्प आर्किड। 4, सबसे छोटी कोशिका गैलेसेप्टिकामा माइकोप्लाज्मा। तो दोस्तों इनमें से आपको बताना है कौन सही सुमेलित है। इसको हम लोग थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि प्रश्न को हम देख सकें अच्छे से। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन इनमें से कौन सा सही होगा। तो दोस्तों आप लोग भी वीडियो को थोड़ा सा रोक कर
आप लोग भी ऑप्शन को गेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सही होगा 91 का, वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये जो सुमिलित है वो 3 के साथ। ठीक है दोस्तों, यानी सबसे छोटा बीज आर्किड, सबसे छोटा गुणसूत्र शैवाल, सबसे छोटा पुष्प वुल्फिया और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा ग्लेसेप्टिकामा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपका सही सुमिलित है ए। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं 92 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है? ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी समिति, ऑप्शन बी उर्जित पटेल समिति, ऑप्शन सी रंगराजन समिति, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह समिति। तो दोस्तों 92 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वाई वी रेड्डी समिति। ठीक है दोस्तों, वाई वी रेड्डी समिति का संबंध मुद्रा आपूर्ति की अवधारणा से है। अब हम चलते हैं 53 नंबर प्रश्न की ओर। रुपए की परिवर्तनीयता का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए रुपए का मूल्य का बाजार द्वारा निर्धारण, ऑप्शन बी रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति, ऑप्शन सी रुपए के बदले सोना की प्राप्ति, ऑप्शन डी रुपए के मूल्य का सरकार द्वारा निर्धारण। तो दोस्तों 93 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रुपए को अन्य मुद्रा में परिवर्तन करने हेतु अनुमति। ठीक है दोस्तों, जो कि रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। अब हम चलते हैं 94 नंबर प्रश्न की ओर। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1949 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1955 ईस्वी में। तो दोस्तों इनमें से वो कौन सा ईस्वी होगा जिसमें राष्ट्रीय यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 94 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1949 को। ठीक है दोस्तों, कब किया गया था? 1949 को। अब चलिए दोस्तों, हम चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की ओर। आठ मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्न में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन ए कोयला को, ऑप्शन बी बिजली को, ऑप्शन सी कच्चा तेल को, ऑप्शन डी रिफाइनरी उत्पाद को। तो दोस्तों 95 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी रिफाइनरी उत्पाद को 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में सर्वाधिक महत्व दिया गया है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, ये 96 नंबर से प्रश्न आपको गणित से मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपने घर पर ही बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेट नंबर 9 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।